डियर स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन पार्ट 2 आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में अर्बनाइजेशन पार्ट 1 में हम नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा और भारत में नगरीकरण की स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। आज है भारत में नगरीकरण के कारक, फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीकरण में तेजी से जो वृद्धि हुई है उसके कौन कौन से कारक हम देखते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो तेज गति से नगरीकरण को बढ़ावा दिया। भारत में नगरीकरण और नगरों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं। एक सामान्य धारणा तो यह है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण की वृद्धि का मुख्य कारण नगरों में बढ़ते हुए उद्योग और उससे संबंधित व्यवसाय है। सबसे बड़ा कारक तो हम देखते हैं उद्योग धंधों की स्थापना, और चूंकि उद्योग धंधों की स्थापना होने के बाद रोजगार की तलाश में लोग उद्योगों में काम करने के लिए जाते हैं, तो उद्योग धंधे चूंकि कस्बों और शहरों में ही स्थापित होते हैं और उद्योग तथा उद्योग से संबंधित व्यवसाय की वजह से नगरीकरण बढ़ा, एक कॉमन कारक ये माना जाता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन औद्योगिक विकास के इस कारक के साथ साथ अनेकों राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और धार्मिक कारक भी हैं जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। और सामान्यतः सभी राज्यों की राजधानियों ने राजनीतिक कारणों से ही बड़े बड़े नगरों का रूप लेना प्रारंभ किया और नगरीकरण में वृद्धि करने में अपना योगदान दिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल औद्योगिकरण से या उद्योग धंधों की स्थापना तथा उनसे रिलेटेड ऑक्यूपेशन से, उनसे संबंधित व्यवसाय से ही नगरीकरण बढ़ा हो, बल्कि नगरीकरण में वृद्धि होने के दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक कारक भी हैं, धार्मिक कारक भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं, ऐतिहासिक कारक भी रहे हैं। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी नगरीकरण था। ये अवश्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें तेजी से वृद्धि होना प्रारंभ हुई। पहला जो कारक है इसमें सबसे प्रमुख है ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। आज़ादी से पूर्व देश की जनसंख्या का लगभग बहुत कम हिस्सा ही जो है, टोटल पॉपुलेशन को अगर देखें तो आज़ादी से पहले देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जिसका 83% हिस्सा गाँव में था। तो आज़ादी से पहले बहुत कम हिस्सा ही अर्बन पॉपुलेशन में था, यानी कि 17%, केवल 16.5-17% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन पॉपुलेशन थी आज़ादी से पहले। और तेज गति से जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा और इस दशा में जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया। और उस की प्रतिक्रिया स्वरूप ही या डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में, देश आज़ाद होने के बाद में विकास की गति पर दौड़ा, तो तब उद्योग धंधों की स्थापना हुई, जिससे कि ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है नगरों की तरफ प्रवास करना आरंभ हुआ। भाई एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। पॉपुलेशन जो कृषि प्रधान देश था भारत, हम शुरू से सुनते आए हैं, तो कृषि के ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ने से जनसंख्या का उद्योग धंधों की स्थापना की प्रक्रिया स्वरूप और लोग जो है शहरों की तरफ पलायन हुआ, प्रवास हुआ। दूसरा जो कारक इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्वाभाविक है, जिसके ऊपर चर्चा हुई है। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता गया और नगरीय उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता अनुभव हुई और उसके परिणाम स्वरूप ही ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है रोजगार के लिए नगरों की तरफ बढ़ा।
उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आता है इसमें, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि, इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो नगर कुछ विशेष वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते हैं, उनमें उन वस्तुओं का विशेष ज्ञान रखने वाले अर्थात विशेषज्ञ लोग जो है, विशेष ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट लोगों का यो केंद्रीकरण होने लगता है, सेंट्रलाइजेशन। और परंपरागत भाषा में इन्हें व्यापारिक मंडियों के नाम से जाना जाता था। और इस संबंध में सिम्स ने भी लिखा है, नगरों के विकास के लिए व्यापार और वाणिज्य उतना ही महत्वपूर्ण आधार है जितना एक प्राणी के लिए रक्त का संचालन आवश्यक होता है। नगरों के विकास के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत जरूरी होता है, ठीक वैसे ही जैसे आदमी के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट आता है, यातायात और संचार के विकसित साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भारत में आज़ादी प्राप्ति के बाद सभी गांवों और नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। परिवहन के नए नए साधनों के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को अपनी फसल को बेचने के लिए नगरों से संपर्क स्थापित करने की सुविधाएं प्राप्त होने लगी। और संचार के नवीन साधनों के परिणाम स्वरूप नगर के लोग इन साधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी होने लगे। तो यातायात और संचार के साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। गांव से शहर की तरफ जाना, हर चीज़ सुलभ हो जाना, किसी चीज़ के लिए जाते हैं रोज़ाना वापस भी जाते हैं, स्थायी रूप से बसते हैं। तो जहाँ यातायात और संचार के विकसित साधन होंगे वहाँ आबादी का डेवलपमेंट होगा, शहरों का विकास होगा, कस्बे बड़े शहर में कन्वर्ट होंगे। नगरीय आकर्षण के कारक, पुल फैक्टर ऑफ सिटीज। देखो, दो बर्गेल जो है बड़े विद्वान हैं नागरिक समाजशास्त्र के, ये नगरीय समाजशास्त्री के रूप में बर्गेल दो प्रकार के फैक्टर्स देते हैं, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर्स, आकर्षण के कारक। बर्गेल ने अनेक ऐसे कारकों की विवेचना की जो गांवों और कस्बों के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। बड़ी शहर के ऐसे 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 कारकों की चर्चा की है बर्गेल ने जो ग्रामीण लोगों को और छोटे कस्बे के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। वो कारक कौन से हैं? नागरिक सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं, मनोरंजन के साधन, आर्थिक सुरक्षा, ये प्रमुख कारक है। नगरों में बिजली की सुविधा होती है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होती है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी होती है, सुरक्षा की दृष्टि से सही माने जाते हैं। तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, दीज आर मेन फैक्टर्स। और इन सुविधाओं के कारण ही गांव और कस्बों के निवासियों के लिए जो बड़े शहर हैं वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। और एक बड़ी संख्या में व्यक्ति ये समझने लगते हैं कि शहर में रहकर वे अपने व्यक्तित्व का विकास बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए भी उनके एक मनोवैज्ञानिक सोच की भी चर्चा की इसमें यहाँ, कि बड़ी संख्या में लोगों की ये विचारधारा बन जाती है कि हम ये सारी उपरोक्त जो सुविधाएं बताई हैं वो सुविधाएं तो हैं ही, उसके साथ साथ शहर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हमें अवसर मौके ज़्यादा मिलेंगे। ये तो थे पुल फैक्टर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुश फैक्टर्स का। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर को कहेंगे हिंदी में प्रोत्साहन कारक। नगरीकरण में वृद्धि से संबंधित अनेक दशाओं को बर्गेल ने पुश फैक्टर्स का नाम दिया है, प्रोत्साहन कारक का नाम दिया है। इसके अंतर्गत वे दशाएं आती हैं जो गांवों और कस्बों की कुछ आंतरिक कंडीशंस के कारण वहाँ के निवासियों को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो नहीं कहेंगे, प्रोत्साहित करते हैं। मजबूर भी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं।
इनमें गांव में जो बढ़ती हुई गुटबंदी, जातिगत झगड़े, असमानताएं, जातिगत असमानताएं, विषमताएं, खेती की प्रकृति के ऊपर अत्यधिक निर्भरता, कि मानसून पर निर्भर करती भारत की कृषि अधिकांशतः, ये जो दशाएं हैं वो गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्ति के पास इतनी आमदनी होती नहीं है, कृषि एक जुआ जैसा गेम हो गई है आजकल मानसून के चलते, अत्यधिक निर्भरता है प्रकृति पर उसकी, जातिगत झगड़े, गुटबंदी, है ना, भू निष्करण की समस्या, और ग्रामीणों के नातेदारों की सलाह, जो ऐसे ग्रामीण नातेदार ऐसे नातेदार जो शहरों में रहते हैं, भाई सभी गांव वालों के कोई ना कोई रिश्तेदार नातेदार जो है शहरों में रहते हैं, उनकी सलाह भी महत्वपूर्ण फैक्टर जो है होता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये जो कुछ दशाएं हैं जिनको हम पुश फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, प्रोत्साहन कारक। जजमानी व्यवस्था का विघटन नेक्स्ट पॉइंट है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ जजमानी सिस्टम। परंपरागत रूप से जो जजमानी सिस्टम था, वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, वस्तु के बदले सेवा, ये बड़ा अच्छा सिस्टम था और गांव आत्मनिर्भर थे इस सिस्टम के चलते। ये जो व्यवस्था खत्म हो गई, मौद्रिक व्यवस्था आ गई, और अनेक दशाओं के परिणाम स्वरूप जब जजमानी व्यवस्था से संबंधित जो लोग हैं, जैसे नाई है, धोबी है, लोहार है, बढ़ई, कारपेंटर जिसको बोलते हैं, माली, पुरोहित, तेली आदि, अपनी सेवाओं में कुशल होने के बावजूद भी गांवों और कस्बों में जीवन यापन के समुचित साधन प्राप्त करने में असमर्थ हो गए, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, नगरों में जाकर के व्यवसायिक आधार पर अपनी सेवाओं का अत्यधिक लाभ लेने का प्रयास किया। क्योंकि इन सेवाओं के बदले मौद्रिक विनिमय आने से क्या हुआ कि इनको व्यावसायिक रूप ले लिया, इसका स्वरूप चेंज हो गया और एक तरह से जजमानी व्यवस्था का विघटन हो गया। ये लोग गांव में रहते थे, गांव में लोग अन्य जो गांव ये अपनी सेवाएं देते थे, सेवाएं के बदले दूसरे लोगों से वस्तुएं लेते थे। तो जब जीवन यापन के समुचित साधन इनको उपलब्ध नहीं हो पाया, अर्थात जो थोड़ी कठिनाई होने लगी, तो इन लोगों ने भी शहरों की तरफ पलायन शुरू किया और अपनी जो सेवाओं के बदले अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की मंशा सब में होती है, अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा। तो ये कंडीशन भी नगरीकरण के विकास का एक प्रमुख कारक सिद्ध हुई। इसमें अंतिम है पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत से लोगों को उन नगरों में विकास के अधिक अवसर प्राप्त हो जाते हैं जो राजनीतिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। ऐसे नगर जहां अवसर ज़्यादा होते हैं वहां नगरीकरण की प्रबलता बढ़ती है। अनेक छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोग उन बड़े नगरों में आकर के बसना ज़्यादा उपयोगी मानते हैं जो किसी भी राज्य की राजधानी के रूप में होते हैं। तो राजनीतिक केंद्र बताया ना ऊपर, राजनीतिक केंद्र के रूप में जो विख्यात था राजधानियाँ, तो किसी भी स्टेट की राजधानियाँ, तो वहाँ पर जाकर के एक केंद्रीकरण होता है पॉपुलेशन का। राजनीतिक कारकों का प्रभाव इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सामान्य नगरों की तुलना में उन नगरों की जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है जो प्रदेश अथवा केंद्र की राजधानियों के रूप में थे। यानी जो सामान्य कस्बे और सामान्य शहर हैं उनकी अपेक्षा उन शहरों की, उन नगरों की जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है जो किसी स्टेट की राजधानी है। स्वाभाविक है। तो राजनीतिक कारक भी बड़ा रोल अदा करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ कारक थे या दशाएं थी जिनकी वजह से गांव और कस्बों से लोग जो है प्रवास करते हैं, शहरों की तरफ बढ़ते हैं शिक्षा, रोजगार इत्यादि की तलाश में। तो ये नगरीकरण के कुछ प्रमुख कारक थे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में देखेंगे नगरीकरण के परिणाम। थैंक यू।